बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टॉक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये इस कहानी नागमनी का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं नागमनी के दूसरे पार्ट की तरफ। काम की बात कर बालक, तू चाहता क्या है? जोगी ने अपनी बड़ी सी पटारी को झोपड़ी के एक कोने में रखते हुए कहा। हाशिम ने निहायत धीमे लहजे में सारी बात वासा कर दी। बस जोगी बाबा, हम बहुत परेशानी में आपके पास आए हैं, आप कुछ करें प्लीज। चांदनी ने जोगी की झोपड़ी में रखी हुई पटारियों से मरगूब होते हुए कहा। मैं पहले यह पता करूंगा कि असल वजह क्या है। तुम लोग जाओ, मैं कल आ जाऊंगा। जोगी ने तहकमाना लहजे में कहा और किसी बड़े से पतीले के नीचे लकड़ियां जमा करके आग जलाने लगा। सांप की जिल्द को जलाकर तेल निकाला जा रहा था। हाशिम, चांदनी, अदनान सब के सब जा चुके थे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, यहाँ मेरी ज़रूरत है, मैं अभी नहीं आ सकता। नोमी ने फ़ोन पर अपने दोस्त को समझाया। मगर इस तरह तो तुम्हारा एडमिशन लेट हो जाएगा और ये तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त नहीं है। समझाने पर नोमी ने बात को सीरियस ले ही लिया। किधर जाने का इरादा है? चांदनी ने फ़ोन क्रेडल पर रखा। आप ही मेरे एडमिशन में कोई मसला ना हो जाए, इसीलिए वापसी का सोचा तुमने। तुम जाओ, हम सब है यहाँ। नोमी ने तशकराना नज़रों से मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल होते हुए हाशिम को देखा। चांदनी, मेरी ब्लू शर्ट तो प्रेस कर दो। आज डिनर पर चलते हैं, कितने दिन हो गए हैं, कहीं आउटिंग पर नहीं गए हम। हाशिम ने फ्रूट बास्केट से एक सेब निकालकर अदनान की तरफ उछालते हुए राय तलब नज़रों से देखा। ज़बरदस्त, बस डिनर हो गया, वो भी हाशिम की तरफ से। नहीं भाई, कोई कहीं नहीं जाएगा। अपने घर से ज़्यादा मज़ा भी कहीं आ सकता है भला? नो नेवर। सबा ने कानों पर दोबारा हेडफोन लगा लिया। ऐसा करते हैं, तुम और चांदनी घर पर रह लो और हम सब डिनर पर चले जाते हैं, कैसा? हाशिम ने कहा। सबा अंदर आ जाओ, एक तो इस लड़की का बचपन पता नहीं कब ख़त्म होगा। चांदनी ने बच्चों के साथ खेलते सबा को टेरिस से आवाज़ लगाई। रुको, इस्माइल को तो मैं बाल कराऊंगी। सबा ने अब्बू बकर से बाल ली और छोटे से इस्माइल को थ्रो की। वैसे तो इस्माइल बहुत छोटा था, मगर तीनों दोस्तों का खेल में मास्टर बन जाने का इरादा था। ओह, ये क्या, बॉल तो दूर चली गई। बिलाल ने परेशान होते हुए कहा। पार्टनर, परेशान क्यों होते हो, मैं लेकर अभी आई बॉल, सबा ने कहा और अपना दुपट्टा जो कमर के गिर्द बंधा हुआ था इसे झटके से खोला। किधर है सबा? चांदनी ने बच्चों से पूछा। पता नहीं आंटी, वो काफ़ी देर पहले इस तरफ गई थी और अभी तक वापस ही नहीं आई। बच्चों में से एक बच्चे ने गली के तारीक कोने की तरफ इशारा किया। हवाओं की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। सर्दियों की इस सर्द शाम में चांदनी परेशानी के आलम में खुले सहन के चक्कर लगाई जा रही थी। खनकी थी कि बढ़ती जा रही थी। चांदनी अपने दोनों हाथों को बार बार रगड़कर गर्म कर रही थी कि अचानक लाइट ऑफ हो गई। सख्त अंधेरे में चांदनी मोमबत्ती तलाश करती हुई किचन की तरफ बढ़ी कि अचानक दो हाथों ने बुरी तरह से परे धक्का दे दिया। चांदनी मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ी और फिर इधर उधर हाथ मारते हुए अंदाजन मोबाइल फोन पर हाशिम का नंबर मिलाने लगी, मगर सब नंबर्स ऑफ जा रहे थे। मुझे वो चाहिए, मुझे वो दे दो, मैं चला जाऊंगा। फिजा में अनजानी सी आवाज़ गूंजी। आवाज़ बुरी तरह धाड़ रही थी। कौन हो तुम और क्या चाहिए? चांदनी ने अंधेरे में देखने की नाकाम कोशिश की, मगर बेसूद। मुझे सबा के गले में मौजूद हार चाहिए, वो नागमनी है मेरी। अगर इसने खुद से हार को अलग ना किया तो। चांदनी ने अनजानी आवाज़ का आधा जुमला ही सुना था कि बेहोश हो गई। ओए, एहतशाम का फ़ोन आया है, वो कुछ ही देर में पाकिस्तान पहुंच रहा है, हमें गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ मोड़नी चाहिए, हाशिम ने कहा और वो फिर थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच गए। एहतशाम भाई नज़र नहीं आ रहे, हसन ने नज़रें इधर उधर घुमाते हुए कहा। हाशिम भाई, आपने हमें फूल तो नहीं बनाया? अदनान ने चुपती नज़रों से हाशिम की तरफ देखते हुए कहा। अरे नहीं, मैं कहाँ फूल बना सकता हूँ, एहतशाम ने खुद मुझे कॉल की है, पता नहीं कहाँ रह गया। हाशिम ने कलाई पर मौजूद खड़ी को बेकरारी से देखते हुए कहा। मैं तो एक्साइटेड भी हो गया था कि अब एहतशाम लाला के साथ इस्लामाबाद जाकर बिरयानी खाएंगे, मगर लाला पता नहीं कहाँ रह गए। हसन की नज़रें अभी भी मुसाफिरों में एहतशाम को तलाश कर रही थी।
अब तो कोई भी नहीं है एयरपोर्ट पर, हमको किसी ने फूल बनाया है हाशिम भाई, अदनान ने पुरतशवीश होकर कहा। क्या बात करता है अदनान? वो 100% एहतशाम की आवाज़ थी। हाशिम अभी भी पुरयकीन था। हो सकता है एहतशाम लाला ने हमें फूल बनाया हो। वैसे भी लास्ट ईयर 1 अप्रैल को जब हमने इन्हें फूल बनाया था तो वो कह रहे थे अब तुम लोग भी तैयार रहना। हसन को जैसे कुछ याद आया हो। ये तुम्हारे घर का लान नहीं है कि यूं खड़े बातें कर रहे हो। शहर का मसरूफ तरीन रोड है ये, गजब खुदा का। आजकल के बच्चे तो आफत का परकाला होते हैं। अरे नगोड़ो, गाड़ी तो ठीक जगह पार्क करो। घंटा भर से गाड़ी में बैठी हारन दे रही हो, मगर तुम तीनों तो न जाने कहाँ खोए हुए। इन तीनों के मद्दे मुकाबिल वो कोई 70 साल की खातून थी जो हाथ नचाकर इन तीनों की खबर ले रही थी। जाते हैं अम्मा जी, जाते हैं। हसन ने हाथ जोड़कर बात खत्म करने की कोशिश की। वाट? बड़ी बी की आंखें लफ्ज अम्मा पर सुकड़ सी गई थी। माई फुट, हाउ डेयर यू, नो कॉल मी अम्मा। बुढ़िया ने हाथ कमर पर रखे और अपने झुरिया ज़दा माथे पर बल लाते हुए हसन की तरफ बढ़ी। देखिए जी प्लीज माफ कर दें, इसे बच्चा है। हसन की तरफ बढ़ती बुढ़िया को हाशिम ने रोका, जबकि अदनान लाला ने माजरत आमेज लहजे में जुमले अदा किए और हाशिम और हसन के पीछे चल पड़े। हाशिम भाई, आप बीच में ना आते तो इस 70 साल बुढ़िया को मैं रास्ता बता देता। बड़ा खुद को कॉलेज गर्ल समझ रही थी, बुढ़ी खोसर कहीं की। हसन को बुढ़िया पर शदीद गुस्सा आ रहा था। चल यार गाड़ी में बैठ जा, ऐसा ना हो कि बुढ़िया किसी गिद्ध की तरह मंडलाती हुई फिर आ टपके। अदनान लाला ज़ेरे लब मुस्कुराए और तीनों गाड़ी में बैठ गए। अदनान ने अभी स्टीयरिंग पर हाथ रखकर गाड़ी स्टार्ट करना चाही थी कि एक जानिब नजर रुक गई। क्या बात है? हसन ने अपनी तरफ का शीशा नीचा करते हुए कहा। तीनों एक ही सिमत में देख रहे थे। शानदार 3 पीस पहने, आंखों पर पेश कीमत स्याह चश्मा लगाए, नफासत से सर हेयर स्टाइल को जेल लगाए, बड़ा सा ट्रॉली बैग घसीटते हुए वो हाथ उठाकर व्यू करता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा था। एहतशाम लाला, अदनान ने खुशी के मारे चीखते हुए कहा। लाला जी, हसन चिल्लाया। गाड़ी ना रुकती तो शायद वो चलती गाड़ी से ही जंप लगा लेता। कैसे हो यार? हाशिम एहतशाम से पुरतकाब तरीके से मिला और फिर वो गाड़ी में बैठकर घर आ गए। हंसते गाते सब घर में दाखिल हो चुके थे। चांदनी देखो यार कौन आया है, हाशिम ने अपनी बीवी को आवाज दी, मगर ये क्या, घर में सिवाय टूट फूट के कुछ भी नहीं था। अदनान, ये सब क्या है? एहतशाम ने मारे हैरत के बिखरे हुए घर का भरपूर जायजा लिया। हाशिम, हाशिम, सबा को वो नाग ले गया है, वो गायब है। वो नाग किसी नागमणि का जिक्र कर रहा था। इसकी धाड़ती हुई भयानक आवाज मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। चांदनी सीढ़ियों से भागती हुई आई और ज़ारों कतार रोने लगी। ये सब क्या चल रहा है? एहतशाम ने हैरत से पूछा। तुम बैठो, मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ, हाशिम ने परेशान कुन लहजे में कहा। किसी की भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सबा गई कहाँ। चांदनी आपी, आप कैसा महसूस कर रही हैं अब? एहतशाम ने हाथ पर बंदी घड़ी उतारते हुए कहा। इतनी देर में अदनान, हसन और हाशिम तीनों जोगी बाबा को लेकर आ चुके थे। बाबा, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। हाशिम के कदम किचन की तरफ बढ़ रहे थे। अमावस की रात अपने पूरे जोबन पर थी। वक्फे वक्फे से आने वाली कभी कुत्तों तो कभी गीदड़ की आवाज़ रात की हौलाकी में शिद्दत से इजाफा कर रही थी। ऐसे में शेख मंजिल के घर के तमाम अफराद जोगी के गिरद जमा थे, जो बड़े अनहमाक से किसी चाप में मसरूफ था। कोई दर्द की शिद्दत से मुसलसल कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता दर्द भरी आवाज़ चीखों में बदल गई। बता बालिग, तो किस हार का जिक्र कर रहा है? तो यहाँ से जाता क्यों नहीं? जोगी, जिसने ग्रे रंग का लंबा सा चोगा पहना हुआ था, चारों तरफ देखते हुए किसी अनदेखी कुव्वत से गोया हुआ। मैं अरगमान हूँ, अपनी नागमणि चाहता हूँ जो इस लड़की के पास है। अनदेखी कुव्वत अब अपने असर रूप में आ चुकी थी। वो निहायत ही दियो कामत जिस्म के साथ अपने लंबे से बालों का सर पर जुड़ा किया हुआ था, जिसके इर्द गिर्द गुलाब के फूल थे। इसकी आंखों में काजल की खूब लंबी धारें खिंची हुई थी। इसके बात करने के दौरान 2 शाखा जबान बार बार निकल रही थी। नाक का इशारा मेज पर रखी हुई सबा की तस्वीर की तरफ था। इस लड़की की मोहलत खत्म हो गई है, अब मुझे हर सूरत नागमणि चाहिए। लेकिन सबा के पास कोई नागमणि नहीं है, तो किसकी बात कर रहा है?
अदनान ने डर और गुस्से के मिले जुले तासरात में पूछा। तेज पंखार की आवाज़ों में इजाफा होता जा रहा था। अब की बार नाग ने निहायत गुस्से से अदनान और चांदनी की तरफ देखा, जो कुरानी आयत पढ़ पढ़कर नाग की तरफ फूंक मार रहे थे। वो इंसानी शक्ल से दोबारा नाग की शक्ल में आ गया और तेजी से बल खाता हुआ अदनान और चांदनी की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो नाग अपना काम करता, एहतशाम ने चांदनी और अदनान को परे धक्का दिया और यूं नाग का वार खाली हो गया। हसन और अदनान, यार तुम लोग वापस घर चले जाओ, यहाँ खतरा है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम लोग बस निकलो यहाँ से। एहतशाम ने अदनान और हसन को घर के बाहर ले जाते हुए कहा। मगर लाला, आपको अकेला कैसे छोड़कर जा सकते हैं? हसन जैसे रोने ही लगा। झाड़ियों की तरफ से मत जाना, यहाँ से जाओ, सड़क के एक तरफ एहतशाम ने इशारा करते हुए कहा। एहतशाम, एहतशाम, हाशिम बेहोश हो गया है और जोगी बाबा तो पता नहीं क्या कहे जा रहे हैं। पूरा कमरा सांपों से भर गया है। चांदनी चीखते चिल्लाते भागती हुई एहतशाम के पास आई। अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप ये बताओ वो नागमणि वाला हार कहाँ है? जब हमारे किसी काम का नहीं है तो हम इस हार को नाग को दे देते हैं। एहतशाम ने इस्तफसार किया। वो हार तो शायद सबा के पास है। और चांदनी का जुमला अधूरा रह गया क्योंकि इनके सामने सियाह नाग अपनी पूरी दहशत समेटे हुए कुंडली मारे बैठा था। यह है बालक, तेरा सवाती नक्शरा का नागमणि। जोगी बाबा ने एक बड़ा सा मोती हाथ में उठाया जिससे सब्ज रंग की तेज रोशनियां निकल रही थी। इस मोती को देखकर नाग तो जैसे झूमने ही लगा। वो अपने बड़े से फन को खुशी के मारे कभी इधर तो कभी उधर चलाता। कमरे में पंखारों का सा समाप बना था। 1 मिनट बाबा, एहतशाम आगे बढ़ा, आपके पास ये नागमणि सवाती नक्शरा कैसे आया? ये तो हार कहीं और था, मुझे पकड़ाइए ये नागमणि, मैं दूंगा इसको। एहतशाम ने नाग की तरफ फैसला कौन लहजे में बोलते हुए कहा। अपने इलम से मंगवा लिया है मैंने, ले पकड़ नागमणि। जोगी ने एहतशाम की तरफ नागमणि को उछाल दिया। सियाह नाग अपनी मस्ती में झूमता हुआ एहतशाम के बिल्कुल करीब आ गया। नागमणि हासिल करना है तो तुम्हें अपनी असल इंसानी शक्ल में आना होगा, एहतशाम ने शर्त रख दी। नाग अपने बड़े से फन को नफी में हिला रहा था मगर एहतशाम बजिद था। सियाह नाग ने फौरन ही सोफे के पीछे छुपी चांदनी के गिर्द बल डाल दिया, जैसे एहतशाम की जिद का जवाब दे रहा हो। चांदनी तड़पती, बल खाती और एहतशाम को पुकार रही थी। मुझे माफ कर दें आपी, मैं जोगी बाबा की नसीहत के ऐन मुताबिक कर रहा हूँ। सब कुछ इस सियाह नाग को काबू करने के लिए है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बालक जल्दी कर, देर न कर, एहतशाम जोगी की आवाज पर चौंका। सियाह नाग जब नागमणि को पकड़ने लगे तो अपने असूल के मुताबिक वो किसी पर हमला नहीं कर सकता, मगर एहतशाम की चाल के मुताबिक हुआ। नाग अपना असूल तोड़ चुका था, वो चांदनी को काबू में किया हुआ था। असूल टूट जाने के बाद नाग की ताकतों में कमी आती जा रही थी। नाग ने चांदनी पर से गिरफ्त खुद ही कम कर दी थी। तुम्हें नागमणि चाहिए? एहतशाम ने पूछा। नाग गुस्से में ही भपर कर हवा में ही छम लगाते हुए एहतशाम की तरफ गया, मगर एहतशाम के फौरन ही पीछे हट जाने की वजह से नाग दीवार से टकराकर जमीन पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। जोगी मुसलसल अपने चाप से इसकी ताकतें तोड़ रहा था। अगले ही लम्हे एहतशाम के सामने वो नाग इंसानी शक्ल में दोबारा आ चुका था। इसका पूरा जिस्म शदीद लहूलुहान था। बालिक सब कुछ उल्टा हो गया। इसे इतनी जल्दी इंसानी शक्ल में नहीं आना चाहिए था, अभी भी इसमें बहुत ताकत है। जोगी की आवाज़ सुनकर एहतशाम जैसे हक्का बक्का रह गया। वो अपने भारी भारी कदम उठाता हुआ एहतशाम के करीब जा रहा था। वो जैसे जैसे कदम उठाता, इसके पाँव में मौजूद पायल की झंकार पूरे कमरे में गूंजती। जोगी के मंत्र तेज तर हो गए थे। एहतशाम खुद को बचाए या चांदनी को संभाले, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काश मैं अदनान को वापस ना भेजता, कुछ तो हेल्प कर देता वो। एहतशाम अभी सोच ही रहा था कि नाग ने एहतशाम के करीब आकर नागमणि का मुतालबा किया। ये लो, एहतशाम ने मजबूर होकर कांपते हाथों से जैसे ही नागमणि इसके हवाले की, इतनी देर में जाप तोड़कर वो बाहर निकल चुका था। अभी ना दो, जोगी के अल्फाज अभी पूरे ही ना हुए थे कि नाग ने जोगी पर हमला कर दिया। वो अपनी मुसीबतों का बदला लेना चाहता था शायद। अब एहतशाम, हाशिम, चांदनी रह गए थे, मगर जोगी ने इन्हें अपने जाप से महफूज कर दिया। नाग अपनी नागमणि को लेकर झूमता हुआ बाहर निकल गया। जबकि जोगी कुछ बताने की कोशिश में था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। एहतशाम जोगी को बचाने की हर सौ कोशिश में था। बालक, मुझे कुछ बातें बतानी है तुम लोगों को।
जोगी ने उखड़ती हुई सांसों को तरतीब देते हुए कहा, जी बाबा बताइए, जल्दी बताइए। एहतशाम हमतन गोश था। नाग अपनी नागमणि ले गया है और बारिश भी शुरू हो रही है। तुम में से भी कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बारिश के कतरों में एक खास कतरा जब नाग के अंदर जाता है तो वही कतरा नागमणि बन जाता है। बेशक नाग अपनी नागमणि ले गया है, लेकिन अभी तुम लोगों के हाथों पर नागमणि का नक्श है। अगर बारिश का कतरा इस नक्श से भी टकराया तो सब तबाह हो जाओगे। ताकत से ताकत नहीं टकरानी चाहिए। जोगी ने एक लंबा सांस लिया। और वो लड़की सबा मेरे हिसाब के मुताबिक यहाँ से 2 मील दूर एक मस्जिद में है। इसे वहां से ले आना। ये नाग ही था जो कभी आत्मा तो कभी इसका यूनिवर्सिटी में अर्गमान बनकर इससे हाल लेने की कोशिश में था। इसके साथ ही जोगी दम तोड़ गया। एहतशाम ने सब कुछ निहायत गौर से समझा। मुझे वापसी का इल्म नहीं था चांदनी। इस नाग के खौफ से मुझे सिर्फ खुदा के घर में ही सुकून आया। इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा। मगर चांदनी, मुझे तुम सब लोग बहुत याद आते थे। चांदनी के गले लगकर सबा फूट फूट कर रोने लगी। आपके इतना रोने का एक फायदा जरूर होगा। इस सैलाब से हमारे मुल्क में कम से कम बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी। एहतशाम ने हंसते हुए कहा और साथ ही कार का दरवाजा खोलकर बैठने का इशारा किया। आज इस्माइल का बर्थडे है, क्यों ना बशीर भाई के घर पहुंचकर इन्हें सरप्राइज दें। एहतशाम ने राह तलब नजरों से सबकी तरफ देखा। जबरदस्त आइडिया है, हाशिम ने कहा। सुन रहा है ना तू, रो रही हूं मैं। मशहूर इंडियन सॉन्ग फुल वॉल्यूम में चल रहा था। पहुंचने से थोड़ी देर पहले अपने आने की इतला एहतशाम भाई को दे चुका था। जैसे ही वो सब पहुंचे सब हैरान रह गए। सभी इस सरप्राइज पर बहुत खुश थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाकियात बताए तो सबने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस्माइल मेरी जान। तेजी से भागकर आते हुए इस्माइल को सबा ने गोद में उठा लिया। इस्माइल से बातें करते करते सबा ने पूछा, यार हमारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? अबू बकर, बिलाल वगैरह। अबू बकर तो अपनी मामा के साथ वापस सऊदी अरब चला गया और बिलाल भी छुट्टियां गुजारने आया था। वो अब दोहा जा चुका है। इस्माइल तो पूरा न्यूज़ रिपोर्टर बना हुआ है। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया, खो गए सपनों में हम। इस्माइल के केक काटने के दौरान म्यूजिक भी खूब ऊंची आवाज में आन था। 1 मिनट। कैमरा 5 मिनट की टाइमिंग पर लगाकर एहतशाम जल्दी से सबके साथ आ बैठा और ये लम्हात कैमरे में हमेशा के लिए महफूज हो चुके थे। तो ये थी आज की कहानी, नागमणि का आखिरी पार्ट। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर लगा कीजिएगा। किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।